हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जो कि हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, क्लास 9th का। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट वीडियो देखेंगे। कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे। चैप्टर का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। आपका यहाँ पे लिखा गया है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो कोई भी कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एट्सेट्रा। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका पेन भी हो सकता है। मैटर एवरीथिंग होता है। मैटर आपको समझ में आया? इसमें सिंपल सी बात बोला जा रहा है, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ उसके बॉडी में मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। आपका देखिए मोबाइल फ़ोन है, आप जब कहीं पे भी इसको रखते हैं तो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये मैटर का एक प्रॉपर्टी तो है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि इसको मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। देखिए यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करके। यहाँ पे आपको लिखवाया गया है, नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, affection, hatred, good manners, thought, idea, taste, smell, etc. do not occupy space and they do not have mass. So, from the point of view of chemistry, things like friendship, love, affection, hatred, good manners, thoughts, idea, taste, and smell are not considerable matter. इस पॉइंट में आपको समझाया जा रहा है, सिंपल सी बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको सीधा सीधा बात बोला जा रहा है, आज के समय में थिंग्स जैसे लाइक थिंग्स मतलब चीज़ें जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेटरेट हो गया, गुड मैनर्स हो गया, थॉट हो गया, आइडिया हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, इत्यादि इत्यादि जो भी थिंग्स हैं वो हमारा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती हैं और उनके पास कोई भी मास नहीं होता। इसीलिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटरेट, गुड मैनर, थॉट, आइडिया, टेस्ट एंड स्मेल आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। इनको हम मैटर नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैटर के पास होना चाहिए मास और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। लेकिन जो हमारा ये फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एटसेट्रा है, ये हमारा स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करता है, इसके पास कोई भी मास भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्पेस पे हम लोग क्या समझे? स्पेस पे हम लोग समझे कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी सब्सटेंस जो कि जिसके पास मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जांपल हमने देखा टेबल हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एटसेट्रा हो गया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था, कोई भी आज के समय में जो थिंग्स हैं लाइक फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हेटरेड हो गया एटसेट्रा, उसके पास हमारा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है, उसके पास आपका मास भी नहीं होता है। इसी के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो जो थिंग्स है फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एटसेट्रा, वो हमें मैटर नहीं कंसिडर करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस पेज पे आपको समझ में आ गया होगा मैटर और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मैटर किससे बना होता है। व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ? मैटर किससे बना होता है? यहाँ पे आपको लिखा गया है, मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल। मैटर जो होता है वो टाइनी मतलब छोटे छोटे पीसेस से बना होता है, या फिर हम उस पीसेस को हम बोल सकते हैं पार्टिकल से बना होता है। टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना होता है। द पार्टिकल विच मेक अ मैटर आल्सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम इवन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप। जिस पार्टिकल से हमारा जो मैटर बना होता है वो पार्टिकल बहुत ही
बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होता है, जिसको हम अपने आँख से देख नहीं सकते हैं। इवन आप जो हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी उस पार्टिकल को देख नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बताई जा रही है, व्हाट इज़ मैटर मेड अप। अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी, मतलब छोटे छोटे पीसेस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। जो पार्टिकल हम आँख से अपने देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बहुत छोटा होता है। इवन हम माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी हम उसे देख नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैटर किससे बना हुआ है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है जो कि होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ता है मैटर का, जो कि है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैटर का, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में आपका स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो भी पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, इधर से उधर। आपका फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल है वो ईच अदर को अट्रैक्ट करते हैं। आपका 4 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें फर्स्ट है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। इसमें आपका कीवर्ड है वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस बिटवीन देम। यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आपके पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंट मूव करते हैं। मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे मैटर का पार्टिकल, यहाँ पे मैटर का पार्टिकल, ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस पेज को। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं? यहाँ पे हम लोग देखे हैं मैटर किससे बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर हमारा होता है वो टाइनी, मतलब छोटे छोटे पीसेस ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जो कि पार्टिकल मैटर को बनाते हैं और बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जिसको हम अपने आँख से देख नहीं सकते हैं। इवन हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी इसे हम देख नहीं सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक था। कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल बहुत बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच में आपका स्पेस होता है, जगह होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर का पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, मतलब इधर से उधर जाता रहता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर का जो पार्टिकल होता है वो दोनों ईच अदर को, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैटर जिससे बना हुआ वो समझ में आ गया होगा, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा डिफ्यूज़न और काइनेटिक एनर्जी। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि डिफ्यूज़न और काइनेटिक एनर्जी में। चलिए हम इसको दूर करते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन और द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूज़न ऑकर्ड इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। डिफ्यूज़न होता है मैटर की प्रॉपर्टी है जो हमारा मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पे बेस होती है, आधारित होती है। और डिफ्यूज़न आपको गैसेस में, लिक्विड्स में और सॉलिड में देखने को मिलता है। डिफ्यूज़न सिंपली का मतलब होता है डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पे बेस करती है। और जो डिफ्यूज़न होती है वो आपके गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में देखने को मिलती है। जो डिफ्यूज़न का रेट होता है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो जब इंक्रीज होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो आपका डिफ्यूज़न भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, जो भी फास्ट से इंक्रीज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूज़न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के मोशन से जो भी एनर्जी निकलती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे मैटर के पार्टिकल पड़े हुए थे, हम इनको नीचे से हीट दिए। जब हम हीट दिए तो एकदम एक्टिव हो गए और इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करने लगे। जहाँ पे इन सब के पास जो एनर्जी आई है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आया होगा। अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। यहाँ पे हमने पढ़ा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो हमारे मूवमेंट और मोशन ऑफ पार्टिकल पे बेस होती है। कीवर्ड बता रहा हूँ, मूवमेंट और मोशन ऑफ पार्टिकल पे बेस होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है मूवमेंट और मोशन ऑफ पार्टिकल पे बेस होती है। ये हमारी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में देखने को मिलती है। जो डिफ्यूज़न का रेट होता है इंक्रीज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने में। नेक्स्ट हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी जो हमारे मोशन
पार्टिकल के मोशन से जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मैंने आपको टेबल के फॉर्म में लिखवाई है, मतलब लाई है। यहाँ पे आप देखिए सॉलिड का अलग लिखा है, लिक्विड का अलग लिखा है, गैस का अलग लिखा है। आपको टेबल के फॉर्म में आपको लर्न करना है पूरा प्रॉपर्टी। आप इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो आपका कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। सॉलिड क्या होता है, आपको पहले डेफिनेशन थोड़ा सा बता दूं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें थोड़ा भी एकदम ठोस पदार्थ होता है, जिसको हम थोड़ा भी उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड आपका क्या होता है? इसको हम, ये फ्लूइड टाइप का पार्टिकल होता है। और गैस क्या होता है? ये भी हमारा फ्लूइड टाइप का पार्टिकल होता है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं गैस को, इसको हम फील कर। चलिए हम देखते हैं अब इसको प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है जो शेप। देखो सॉलिड का प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर है वो है शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो एकदम फिक्स होता है। क्या होता है? सॉलिड का शेप फिक्स होता है। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड का लर्न करना है। सॉलिड का जो शेप होता है वो होता है फिक्स होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है आपका फिक्स होता है। सॉलिड का डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है। सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम आपका फिक्स होता है, डेंसिटी आपकी मैक्सिमम मतलब हाई होती है। सॉलिड में देखिए डेंसर बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे थोड़ा भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी सॉलिड में। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट समझ में आया होगा। आपके फोर्थ पॉइंट है सॉलिड आपका किस टाइप का सबस्टेंस है। सॉलिड एक आपका रिजिड टाइप का सबस्टेंस है, रिजिड एकदम, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब उसको हम कितना दाब सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। इसमें आपको नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब जीरो तक कंप्रेसिबिलिटी दिखती है। थोड़ा भी कंप्रेस नहीं होता है, कंप्रेस करते हैं यहाँ पे टूट भी सकता है। यहाँ पे अब आता है लास्ट, सेकंड लास्ट आपका जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मैक्सिमम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड में आपको जो स्पेस होता है वो आपका मिनिमम होता है, स्पेस आपका मिनिमम होता है। आपको एक सॉलिड का प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सॉलिड में आपका क्या था? सॉलिड में जो होता है शेप और वॉल्यूम आपका फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम आपका फिक्स होता है। डेंसिटी सॉलिड में मैक्सिमम होती है। टाइप होता है सॉलिड एक रिजिड टाइप का सब्सटेंस होता है। जो आपका सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी होता है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में एकदम मैक्सिमम होता है। स्पेसेस सॉलिड में आपको मिनिमम देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी पे, जो कि हमारे यहाँ पे मेंशन है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में फर्स्ट आता है लिक्विड का जो शेप होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप देखेंगे जो नॉट फिक्स होता है उसका शेप, बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपका फिक्स होता है। कैसे वॉल्यूम फिक्स होता है? आप किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो आपका 1 लीटर है तो वहाँ पे 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए आपका यहाँ पे पॉइंट लिखवाया गया है कि किसी भी सॉलिड का आपका जो डेंसिटी होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन उसका शेप आपका क्या होता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि सॉलिड आपका किसी भी सबस्टेंस का शेप ले सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 पॉइंट समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि सॉलिड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी देखते हैं। लिक्विड का डेंसिटी आपका होता है मॉडरेट टाइप का डेंसिटी होता है। ज़्यादा आपका डेंसर भी नहीं होता है, ज़्यादा आपका रेयर भी नहीं होता है। फर्स्ट आपने क्या समझा? सॉलिड का लिक्विड का शेप होता है नॉट फिक्स शेप होता है। वॉल्यूम समझा फिक्स होता है। डेंसिटी आपका मॉडरेट होता है। अब टाइप समझते हैं, लिक्विड आपका किस टाइप का सबस्टेंस है। लिक्विड आपका एक फ्लूइड टाइप का सबस्टेंस है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? लिक्विड में भी आपका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। कितनी होती है? नेग्लिजिबल। लिक्विड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, आपके पार्टिकल कितने अट्रैक्ट हुए हैं, इसमें आपका मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में आपका देखते हैं स्पेसेस भी आपका मॉडरेट ही देखने को मिलता है। लिक्विड की मैं आप एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करा दे रहा हूँ। लिक्विड में आपका था फर्स्ट, लिक्विड का शेप क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है? मॉडरेट होता है। लिक्विड किस टाइप का सबस्टेंस है? फ्लूइड टाइप का सबस्टेंस है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? ना के बराबर नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? मॉडरेट होता है। लिक्विड में स्पेस कितना होता है? आपका मॉडरेट स्पेस भी होता है। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप मतलब गैसेस की प्रॉपर्टी पे, जो कि है हमारे यहाँ पे मेंशन है। गैसेस की प्रॉपर्टी में आप देखेंगे फर्स्ट इसका शेप।
गैसेस का आप शेप देखेंगे वो आपका फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स होता है गैसेस का शेप। यहाँ पे आपका गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका नॉट फिक्स होता है। गैसेस का जो डेंसिटी में जो कितना डेंसर है वो आपका मिनिमम। कोई भी गैस का पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा, कोई यहाँ पे दिखेगा, कोई यहाँ पे दिखेगा। आप एकदम रेयर, एकदम कम से कम डेंसिटी इसमें होती है गैसेस में। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, शेप आपका नॉट फिक्स होता है, वॉल्यूम नॉट फिक्स होता है, डेंसिटी आपका मिनिमम होती है। ये किस टाइप का सबस्टेंस है, आपका लिक्विड टाइप का सबस्टेंस है, मीन्स फ्लूइड टाइप का सबस्टेंस है। गैसेस में आपका कंप्रेसिबिलिटी कितना होता है, कंप्रेसिबिलिटी एकदम हाई कंप्रेसिबल होता है, सबसे ज़्यादा या कंप्रेसिबल हो सकता है। आपका गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, किसी को कोई से मतलब नहीं रहता है, इसलिए आपका यहाँ पे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। गैसेस में आपका स्पेसेस कितना रहता है, मैक्सिमम स्पेस रहता है, कोई यहाँ पे रहता है, कोई यहाँ पे रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा गैसेस की प्रॉपर्टी। एक बार हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा था। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड की शेप नॉट फिक्स होती है, गैस की शेप नॉट फिक्स होती है। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन आपका गैस का वॉल्यूम क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। सॉलिड का आपका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, लिक्विड का डेंसिटी मॉडरेट होता है, गैस का डेंसिटी आपका मिनिमम होता है। सॉलिड का आप किस टाइप का सबस्टेंस है, रिजिड टाइप का सबस्टेंस है, लिक्विड आपका फ्लूइड टाइप का सबस्टेंस है, गैसेस आपका फ्लूइड टाइप का सबस्टेंस है। सॉलिड में आपका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में आपका कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, लेकिन गैसेस में आपका कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, लेकिन गैसेस में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। सॉलिड में आपका स्पेस मिनिमम होता है, लिक्विड में आपका स्पेस मॉडरेट होता है, गैसेस में आपका स्पेस मैक्सिमम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रॉपर्टी लर्न हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके क्लास का, इसको हम स्टार मार्क करके अब चलते हैं आगे। जो हमारे नेक्स्ट पेज पे अब पढ़ेंगे हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टी बोलते हैं सॉलिड की। यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आपका रबर बैंड का। द रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इट। एक रबर बैंड जो है वो अपना शेप चेंज कर लेता है जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं। मान लीजिए आपका यह रबर बैंड है, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे ये अपना शेप एकदम लंबा कर लेगा। जब इसको आप छोड़ देंगे अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये आपका एक सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना फिक्स शेप होता है। उम्मीद करता हूँ आपका रबर बैंड वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसमें क्या है, सिंपली रबर बैंड कैन चेंज इस शेप बाई स्ट्रेचिंग इट। अपना ये शेप चेंज कर लेता है इसको स्ट्रेच करने से। यहाँ पे इसको इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो कि हमारा क्या है, शेप ऑफ फिक्स वाली। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा शुगर का। शुगर और सॉल्ट टेक शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जो शुगर और सॉल्ट होते हैं वो अपना किसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें ये कैप्ट होते हैं। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसीलिए आप सॉलिड का प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिक्स शेप का। इनका शेप फिक्स होता है, किसी भी कंटेनर में जाके उसका शेप ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका समझ में आ गया होगा और इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। वॉल्यूम और शेप दोनों का यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, सॉलिड के प्रॉपर्टी के एग्जांपल। वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज। जब हम एक स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल साइज़ में अगेन आ जाता है। मान लीजिए आपका ये स्पॉन्ज है एक, अगर आप इसको ऊपर से आप इसको कंप्रेस करेंगे, जब इसको आप कंप्रेस करेंगे तो ये इतना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा, लेकिन जब आपको छोड़ेंगे तो आप अगेन ये अपने शेप पे आ जाएगा। इसीलिए आपके यहाँ पे लिखवाया गया है, जो स्पॉन्ज होता है उसका जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस स्पॉन्ज, तो ये क्या शो करता है, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करता है। जब हम एक स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो अपना सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पहले क्या पढ़े हैं, द रबर बैंड का अपना शेप चेंज कर लेता है जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड वाला एग्जाम्पल। सेकेंड आपने पढ़ा शुगर और साल्ट का किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जहाँ पे रखे रहते हैं। आपका थर्ड एग्जाम्पल पढ़ा आपने
स्पॉन्ज वाला। अब हम स्पॉन्ज को जब हम कंप्रेस करते हैं तो अपने शेप में आ जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं उसको, रिप्लेस करते हैं, तो अपने आप अगेन अपने शेप में आ जाता है। ये तीनों आपके एग्जाम्पल थे सॉलिड के प्रॉपर्टी को शो करने वाले। अब थोड़ा गैसेस के भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। गैसेस का आप एग्जाम्पल देखेंगे, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस दे हिट द ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर देयर बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे आपको लिखा है रैंडम मोशन, पार्टिकल के रैंडम मोशन की वजह से, पार्टिकल ऑफ गैसेस के जो रैंडम मोशन है उसके वजह से ये कंटेनर के वॉल पे हिट करते हैं, कंटेनर के वॉल पे हिट करते हैं और एक दूसरे में भी टकराते हैं। उसी की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल पे, तो दीवार पे, कंटेनर के दीवार पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस दे हिट ईच अदर एज वेल एज द कंटेनर देयर बाय एग्जर्टिंग अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ गैस में एग्जांपल ये है कि आप कोई भी पार्टिकल अगर कंटेनर में रखेंगे, गैस में कंटेनर में, तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए आपका कंटेनर है, यहाँ पे आपका गैस है, गैस के यहाँ पे पार्टिकल हैं सब, इतने दूर दूर आपके गैस के पार्टिकल हैं सब। ये जो पार्टिकल हैं सब, ये एक फोर्स लगाएंगे सर, इसको कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाएंगे सर, कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाएंगे सब। उसी फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं वही आपका प्रॉपर्टी ऑफ गैस में आपको लिखवाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्पेस पे हम लोग पढ़े हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ गैस यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका सॉलिड का यहाँ पे लिखवाया गया है, द रबर बैंड कैन चेंज इट शेप। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। सेकंड आपका शुगर और सॉल्ट आप किसी भी कंटेनर में कैप्चर करते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। थर्ड आपका है कंप्रेस, हम स्पॉन्ज को जब कंप्रेस करते हैं वो आपका एग्जांपल है सॉलिड के प्रॉपर्टी का। गैस में आपने क्या लिखा, पार्टिकल्स के रैंडम मोशन की वजह से वो आपका फोर्स जनरेट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ गैस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इस चैप्टर के। यहाँ पे आता है हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट। इस चैप्टर में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो आप देखिए एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो होता है हमारा केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इस चैप्टर में आपको दो फॉर्मूले दिए जाते हैं जिसकी मदद से आपके दो चार न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको याद रखना है, केल्विन होता है। फर्स्ट फार्मूला आपका है, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और आपको उसमें डिग्री सेल्सियस में बदलने को बोल रहा हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपका देखिए, अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, अगर उसको बोले कि आप इसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप वहाँ पे जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें आप 273 प्लस कर देंगे। क्या मैंने बोला अभी, अगर आपको टेम्परेचर, इफ़ यू हैव टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस देन you use this formula, means you take first degree celsius temperature and add a 273 in this। आपको डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपको बोल रहा है कि केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे कि आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को 273 में प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा। सेकेंड फार्मूला आपका है, अगर आपको केल्विन में दिया है, आपको बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में करिए, उसके लिए आप करेंगे जो केल्विन में दिया है उसको माइनस कर देंगे 273 से। उम्मीद करता हूँ कि दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होंगे। हम चलते हैं कुछ एग्जांपल पे, इसका थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो उसको करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं हाथ से अभी न्यूमेरिकल लिख दूंगा दो चार, उसी को हम सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट आपका यहाँ पे मैं टाइप करके लाया हूँ, जो कि है डिग्री सेल्सियस में आपको दिया है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था अभी, डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, आपको फार्मूला लगाना पड़ता है केल्विन इज इक्वल टू क्या था, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। आपका केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आपका कितना दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस आपका 25 प्लस 273। जब इसको आप केल्विन इज इक्वल टू, जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 298
डिग्री सेल्सियस, सॉरी 298 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। केल्विन में आपका इसका आंसर आ जाएगा 298 और आपका डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि हम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में आप ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप 28 डिग्री सेल्सियस एग्जांपल ले लेते हैं। 28 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे K = C+273। आप K = C आपका 28 + 273, आपका आंसर आ जाएगा कितना 301 केल्विन। आपका आंसर आ जाएगा ये, यहाँ पे आपका आंसर ये है। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सी है, उसमें आपको 373 डिग्री सेल्सियस लिए 373 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। आपका क्या हो जाएगा केल्विन = डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, केल्विन = डिग्री सेल्सियस आपका 373 + 273। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 646 केल्विन। यूनिट आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट आपको लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी में आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको एकदम इजी वाला लग रहा है, जो कि आपका K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273, K = 0 + 273। तो आपका K = डायरेक्ट आ जाएगा 273 केल्विन। आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई आपका दिया है 293 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, केल्विन के लिए K = C + 273, K = C आपका है 293 + 273। इसके लिए आपका हो जाएगा K = 566। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 6, एफ वाला क्वेश्चन आप देखिए। एफ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 470 डिग्री सेल्सियस। आप इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करके भी लगा सकते हैं। हम आप यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सेल्सियस वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, केल्विन वाला आपको नेक्स्ट पेज पर भी कराऊँगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको केल्विन में करना है। केल्विन = आपका हो जाएगा C + 273, केल्विन = 470 + 273। तो आपका केल्विन कितना आ जाएगा यहाँ पे 743 केल्विन। यहाँ पे आप केल्विन यूनिट लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम 2 वे से हम अपने किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी मैटर के स्टेट को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है आपका, फर्स्ट आपका तरीका है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके, क्या करके, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और सेकंड आपका है बाई चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को भी आप चेंज करके कर सकते हैं। टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, टेम्परेचर में आप हीट दे देंगे, हीटिंग करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कूलिंग करेंगे। यही तो आपका ऑप्शन बचता है। टेम्परेचर में, प्रेशर में आप क्या करेंगे, प्रेशर में तो आपको डायरेक्ट प्रेशर लगाना पड़ता है। चलिए कंप्रेचर का देख लेते हैं। टेम्परेचर में आपको अभी हमने 3 स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें आपको कंपैरिजन करा के इसमें आपको टेम्परेचर का देख लेते हैं। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, कहाँ जाना है, सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट, सॉलिड से लिक्विड के लिए हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस के लिए हीट करना पड़ेगा। लेकिन आपको जब गैस से लिक्विड में आना है तो आपको कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में आना करेगा तो आपको कूल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपको सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया है, गैस दिया है, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप गैस से लिक्विड में आएगा तो आपको कूल करना पड़ेगा, और जो लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो आपको कूल करना पड़ेगा। यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिखा हुआ था। इसका मैं अभी बताऊँगा आपको कि आप डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। यही अभी नेक्स्ट पेज पे यही कॉन्सेप्ट है। इस पेज पे हमने क्या समझा, देखिए इस पेज पे हमने समझा हम किसी भी मैटर के स्टेट को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला है उसका बाई चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा आपका प्रेशर। टेम्परेचर में आप हीटिंग करके कूलिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर आपका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आपको हीट देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो आपको हीट देना पड़ेगा, गैस से आप लिक्विड में आएंगे तो आपको कूलिंग करना पड़ेगा, अगर लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो आपको कूलिंग करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आप सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैस से सॉलिड में आता है तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली मैं टेबल बना के लाया हूँ, क्योंकि क्लास में बनाऊँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए लिक्विड, डायरेक्ट आपको मैं प्रोसेस का नाम बताता हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारा था कि सॉलिड से, फर्स्ट प्रोसेस हमारा था सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है। सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में आते हैं तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। देखिए अब लिक्विड से जब आप गैस में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। अब जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। अगर आप गैस से लिक्विड में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे हमने क्या समझा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, अगर गैस से लिक्विड में आएंगे तो आपका कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट आपका चला जाएगा यहाँ पे गैस में, और गैस से डायरेक्ट आ जाएगा आपका सॉलिड में। जब आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब सॉलिड को डायरेक्ट आप गैस से आप डायरेक्ट आते हैं सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन का आपको एग्जांपल देख लीजिए। सब्लिमेशन का, आप जब कैम्फर, कपूर को जब जलाते हैं, कैम्फर को अब जलाते हैं तो वो आपका सॉलिड में होता है, वो डायरेक्ट वो क्या बन जाता है, गैस में बन जाता है। सॉलिड डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पेज पे हमने क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज पे हमने समझा है, अगर आप यहाँ पे इस टॉपिक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट। टॉपिक का नाम आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट। कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट, टॉपिक का नाम आपका कन्वर्जन ऑफ स्टेट है। इसमें जब फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं आप, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो आपका होता है फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में आते हैं इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। जब आप लिक्विड से गैस में जाते हैं इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। गैस से लिक्विड में आते हैं इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। चलिए यहाँ पे हम एक बार और लिखवा देते हैं, आप सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पे नीचे देख लीजिए। क्या देखा था हमने यहाँ पे, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड में, तो आपका यहाँ पे होता है फ्रीज। यहाँ पे आपका प्रोसेस होता है फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। ये आपको लिखवाया गया है, ऊपर देख लीजिए, फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग। आपका जब आप लिक्विड से आप सॉलिड में आते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए गैस वाला पॉइंट पकड़ते हैं हम। अब सॉलिड से, जब सॉलिड से आप गैस में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब गैस से जब सॉलिड में आते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये भी आप समझ में गए। अब देखिए लिक्विड से जब आप गैस में आते हैं, लिक्विड से गैस में, तो इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। जब गैस से लिक्विड में जाते हैं इसको बोलते हैं कंडेंसेशन।
यहीं पे आपको थोड़ा मैं अपने लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके बता दिया। अब चलते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, पर इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार और, आपको भूल जाता है कुछ जल्दी ही। इसमें आपको सिंपली समझे हैं, आप जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो क्या होता है, यही आपको समझे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। आप जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। आप लिक्विड से सॉलिड में आएंगे इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। आप जब लिक्विड से आप गैस में जाएंगे इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। आप गैस से लिक्विड में आएंगे इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे आप सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में जाएंगे इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आप गैस से डायरेक्ट आएंगे सॉलिड में इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वर्जन ऑफ स्टेट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको है, जब आप हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, जब आप कूलिंग करते हैं तो क्या होता है। दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। जब व्हाट हैपन व्हेन यू डू हीटिंग, व्हाट हैपन ऑन कूलिंग। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे, जब आप हीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर है, आप इस कंटेनर को आप हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंटेनर में कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा, जब आप इसको हीट करेंगे तो इस सब्सटेंस को आपको एनर्जी मिलेगी। जो भी पार्टिकल हो गए सब्सटेंस के, इसको हम एनर्जी मिलेगा, तो ये इधर उधर चलने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको इंक्रीज हो जाएगा। आप जब टेम्परेचर देंगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपका पार्टिकल का मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा मोशन तो आपका पार्टिकल के बीच में जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सारा टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डाउन चला जाएगा, और पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही आपका सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जब आप हीटिंग करते हैं तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, स्पेसिस आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या यहाँ पे देखा है आप लोग, क्या देखे हैं, मान लेते हैं हम किसी लिक्विड को आप हीट दे रहे हैं हीट। तो यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे ये एकदम एक्टिव हो जाएंगे, और टेम्परेचर पहले से इंक्रीज था, काइनेटिक एनर्जी उन दोनों का पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पार्टिकल का मोशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब मोशन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होगा तो पार्टिकल बीच में स्पेसेस होंगे एकदम इंक्रीज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन वी डू कूलिंग। ये भी तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, वो भी आइए समझ लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी डू कूलिंग। मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर, वही एग्जांपल लेंगे कंटेनर वाला। यहाँ पे आपका कंटेनर है, आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं, कूलिंग हो रहा है इसका। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपका जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपका लो चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जब लो हो जाएगा तो आपका पार्टिकल का जो मोशन होता है वो भी आपका डाउन चला जाएगा। तो जब डाउन चला जाएगा तो आपका जो पार्टिकल का स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में, वो भी आपका लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब पार्टिकल का सारा सब कुछ आपका लो हो जा रहा है, तो जब पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे आपको लिखा गया है, जब हम कूलिंग करते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। जब हम कूलिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। जब हम कूलिंग करते हैं तो आपका मोशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाता है। जब हम कूलिंग करते हैं तो आपका स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम कूलिंग करते हैं तो आपका पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है यार, कूलिंग करते हैं क्या होता है। ये हमारा टॉपिक का नाम है कूलिंग में। आपको रिपीट करता हूँ, कूलिंग में आपका जब कूलिंग करेंगे तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जब कूलिंग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। जब कूलिंग करेंगे तो आपका मोशन डिक्रीज हो जाएगा। जब कूलिंग करेंगे तो आपका स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा। जब कूलिंग करेंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब हम हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, जब हम हीटिंग करेंगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जब हम हीटिंग करेंगे तो आपका मोशन हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मोशन भी आपका वही होगा, पार्टिकल का मोशन अभी इंक्रीज हो जाएगा। जब मोशन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा, मैं
आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको कुछ ज़्यादा बोर्ड पे लिखी हुई सब बातें समझ नहीं आती है, आइए थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने हाथ से। आप जब हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, हीटिंग करेंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आपका मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो आपका स्पेसेस बढ़ेगा, स्पेसेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम कूलिंग करते हैं तो क्या होगा, कूलिंग करते हैं जिसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कूलिंग करते हैं तो आपका क्या होगा, आप जब कूलिंग करते हैं तो आपका टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो आपका पार्टिकल का जो मोशन होता है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है। जब मोशन डिक्रीज हो जाएगा तो आपका स्पेसेस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब सारा डिक्रीज हो जाएगा तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो आपका एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। यही बात वहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे आप चलते हैं, आप उसी पेज पे चलते हैं, अब आपको बात अच्छे से समझ आएगी। वहाँ पे भी यही सिंपल सी बात लिखी हुई थी। आपका यहाँ पे हम लोग पढ़े गए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें आपको यह टॉपिक आता है। तो हम हीटिंग करते हैं तो क्या होगा, आप जब कूलिंग करते हैं तो क्या होगा, आपको केल्विन वाला समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज का इफ़ेक्ट, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज का। इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ना होता है, जो कि पहला पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट, पहला होता है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आप पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले हम नीचे चल के समझ लेते हैं। आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप सॉलिड है, आप इसको हीट दे रहे हैं, जिस पॉइंट पे जितने डिग्री टेम्परेचर पे ये जो सॉलिड है जितना आपने हीट दिया, मान लीजिए आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस का आपने हीट दिया, अगर इस 100 डिग्री पे आपका ये सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एक बार और समझ लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट हम इस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड में बदल जाता है। एग्जांपल में आपका सॉलिड यहाँ पे है, यहाँ पे जब इसको हम हीट करेंगे तो ये आपका मेल्ट होना धीरे धीरे शुरू होगा। जब हम यहाँ पे 100% तक पहुँचे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सॉलिड आप देखेंगे तो यह लिक्विड में बदल जाएगा। जहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस है यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस को आप जब हीट देते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे आप हीट देते गए, आप 500 डिग्री सेल्सियस तक का आपका हीट देते रहे। अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे जब आप आएँ तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो लिक्विड होता है गायब हो गया रहता है, आपका गैस में कन्वर्ट हो गया रहता है। जो आपका ये 500 डिग्री सेल्सियस लगाए हैं उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हम उस पॉइंट पर बोलते हैं जिस पॉइंट पे हमारा एक लिक्विड सब्सटेंस गैसियस में सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मतलब इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या इसका डेफिनेशन हमारा है। इसका एक बार अब डेफिनेशन यहाँ पे नज़र मार लीजिए। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर टॉपिक का नाम है। फर्स्ट इफेक्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर डायग्राम बना दीजिएगा। यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, आपका एक कंटेनर में आपका सॉलिड है और आप यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस देके इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। आपका कंटेनर ये है, इसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, जो कि हम अभी पीछे पे समझे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा पॉइंट
द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पे आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आपको कीवर्ड बता देता हूँ, कीवर्ड क्या याद रखना है। पॉइंट एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू चेंज इनटू अ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट में लिख दीजिएगा क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर का, जो कि है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम बोलते हैं एक छुपा हुआ हीट, छुपा हुआ हीट। लेटेंट हीट को हम बोलते हैं एक छुपा हुआ हीट, जो कि आपको दिखता नहीं है। लेटेंट हीट आपको दिखता नहीं है। जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उस पर आपको लेटेंट हीट दिखेगा नहीं। यहाँ पे हीट का डेफिनेशन देख लेते हैं। द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक सॉलिड का पार्टिकल है, उसको आप हीट दे रहे हैं। आप इसको 70 डिग्री दे रहे हैं, 70 डिग्री पे आपको एकदम हीट हो रहा है, लेकिन आपका मेल्ट भी हो रहा है, कम्प्लीटली मेल्ट हो रहा है कब, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आपका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। जब आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो आप देखेंगे टेम्परेचर स्केल जब लगाएंगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री पे आके आपका रुक जाएगा। इसके बाद आपका इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो हीट जा रही होगी वो हीट जाके छुप जा रही होगी, जो आपको हेल्प कर रही होगी सॉलिड के पार्टिकल को इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। वही हीट इसको तोड़ रही होगी। उसके बाद जब आपका कुछ टाइम में जब टूट जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद जो 100 डिग्री के बाद तब आपका इंक्रीज होगा लिक्विड से, तब आपका गैस में जाएगा। जब आप गैस में जाएंगे तो उस टेम्परेचर पे, मान लीजिए एक्स टेम्परेचर पे जब पहुंचेंगे, यहाँ पे फिर से आपका हीट उसी पे रुक जाएगा। तो आपका फिर से जो रुक जाएगा हीट वहाँ पे, तो जो आपका हीट लग रही होगी वो फिर से लेटेंट हीट के रूप में जाकर छुप रही होगी, और वो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और भी तोड़ रही होगी और भी लूज कर रही होगी। इसी को हम सिंपली लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट का टाइप से बोलते हैं, जो कि हमारा 2 टाइप्स का लेटेंट हीट होता है। फर्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट आपका एब्जॉर्ब होता है, पार्टिकल, आइस के पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस के पार्टिकल होते हैं वो लेटेंट हीट का एब्जॉर्ब, एक हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तोड़ सके और कन्वर्ट हो सके वाटर में। इसी को हम सिंपली बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपका क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट अ मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया है अमाउंट ऑफ हीट, एक ऐसा ही अमाउंट हीट का रिक्वायर्ड होता है 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, आपका जो सॉलिड था 100 डिग्री सेल्सियस जब आप दे दिए थे, ये जब रुक गया था और जब आप लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे जो आप हीट दे रहे थे वो जहाँ वो हीट आपका छुप रही थी, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं। जो आपका हीट सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जो आपका हीट लेटेंट हीट लगता है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सेकेंड टाइप आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें आपको सिंपली बताया गया है आपका हीट का अमाउंट उतना रिक्वायर चाहिए जो कि आपके 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट कर दे गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। जब आपका लिक्विड कन्वर्ट हो गया था और जब आपका x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकर यहाँ पे जब टेम्परेचर स्केल पे रुक जा रहा था, तब आप जो आपका हीट जाके
गायब हो रहा था, जो आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन आपका यूज होता है लिक्विड से कहाँ जाने पर, लिक्विड से आपका सॉलिड जाने पर, सॉरी लिक्विड से आपका गैस जाने पर यूज़ होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, कीवर्ड याद करके आप एग्जाम में लिखिए, मार्क्स आपके कंप्लीट मिलेंगे। कीवर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा, फ्यूजन में आपका हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड जाता है, सॉलिड से कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। यही आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इस चैप्टर की जो है हमारे नेक्स्ट पेज पे। इस पर हमने लेटेंट हीट कंप्लीट समझ लिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेटेंट हीट आपका होता है दो टाइप का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन आपके सॉलिड से लिक्विड में होता है, वेपोराइजेशन आपके लिक्विड से गैस तक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इस चैप्टर के, जो कि है हमारा, यहाँ पे देखिए, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर। गैसेस जो होता है उसे हम लिक्विड बना सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को लो करके। कैसे, यहाँ पे देखिए, वेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, जब हम हाई प्रेशर गैस पे अप्लाई करते हैं, इट गेट कंप्रेस्ड, ये क्या होता है हमारा, कंप्रेस होता है, मीन्स इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम, ये स्मॉल छोटे वॉल्यूम में आ जाता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, जब हम प्रेशर डालते हैं गैस पे तो वो कंप्रेस हो जाता है, मीन्स वो छोटे वॉल्यूम में आ जाता है। गैस आपके इतने वॉल्यूम में था, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई किए तब ये आपका इतने छोटे वॉल्यूम में हो गया। यही आपका सिंपली इसका मतलब है। एंड व्हेन वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, और जब हम उसका टेम्परेचर भी लो कर देते हैं तो इट गेट बी लिक्विफाई करने के लिए। सो वी कैन से दैट द गैसेस कैन बी लिक्विफाई टर्न इनटू लिक्विड बाय कंप्रेसर एंड कूलिंग। यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया है, आपका टॉपिक का नाम है गैस को आपको लिक्विड बनाना है, गैस के अप्लाइंग प्रेशर और टेम्परेचर को लो करके। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, मीन्स दब जाएगा, मीन्स आपका वॉल्यूम इसका कम हो जाएगी, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो ये आपका लिक्विड बन जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं गैसेस भी आपका लिक्विड बन सकते हैं, टर्न कर सकते हैं लिक्विड में बाई कंप्रेसर से और कूलिंग से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सिंपली बताया गया है, देखिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको सिंपली बताया गया है, गैस को आपको बनाना है लिक्विड। कैसे बनाएंगे लिक्विड, आप प्रेशर की मदद से बनाना है, और आपको टेम्परेचर को लो करके बनाना है। प्रेशर की मदद से आप बनाएंगे। आप देखिए, जब आप गैस पे प्रेशर डालेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आप क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपका कूलिंग बढ़ता है, तो आपका क्या होगा, गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा। यही आपका सिंपली इस पॉइंट का मतलब था, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे आप गैस को लिक्विडफाई बना सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे इस चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का, जो कि हमारा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड। पहले आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि आपको वैसे समझ नहीं आता है। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड हो जाता है, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो लिक्विड आपका गैस में कब कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। बट ये जो इवापोरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, मान लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप 100 डिग्री से पहले आपका 70 या फिर 50 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका इवेपोरेशन आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही आपका लिक्विड गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। यही आपका सिंपली मतलब है इवेपोरेशन का। चलिए देख लेते हैं, आपको डेफिनेशन में आपको और क्लियर हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इवेपोरेशन क्या होता है। आपका बॉइलिंग पॉइंट से बिलो आपका अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब चलते हैं रीजन के पीछे। इवेपोरेशन का रीजन क्या होता है, इवेपोरेशन होने के पीछे आपका रीजन क्या है। आपका इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट आपका हो जाता है पार्टिकल ऑफ मैटर के पार्टिकल हैं उनके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज हैं। आप देख सकते हैं सम पार्टिकल एट अ सरफेस ऑफ लिक्विड हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कुछ पार्टिकल के लिक्विड के सरफेस पे आपका काइनेटिक एनर्जी मोर होता है अदर देन अदर पार्ट। नीचे के पार्टिकल के पास कम होता है, ऊपर के पार्टिकल के पास ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, कुछ पार्टिकल जो आपके सरफेस पे रहते हैं लिक्विड के उनके पास ज़्यादा होती है और कुछ जो नीचे रहते हैं उनके पास कम रहते हैं। थर्ड पॉइंट आपका होगा देयर फोर इट इज़ एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू। तो अंततः ये ओवरकम तोड़ लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यही आपका इम्पॉर्टेंट रीजन था इवेपोरेशन के लिए। इस पेज पे हम लोग क्या समझें, इस पेज पे हम लोग इवेपोरेशन का डेफिनेशन समझें। मीन्स कोई भी आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रीजन क्या था, पार्टिकल। इवेपोरेशन का रीजन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के पास डिफरेंट अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। कुछ पार्टिकल के सरफेस पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और सरफेस से नीचे आपका जो काइनेटिक एनर्जी लो होता है। यही आपका सेकंड रीजन बन जाता है। इसी से हम कह सकते हैं जो पार्टिकल होते हैं वो एबल होते हैं ओवरकम तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेपोरेशन आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे। फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। आपके 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फर्स्ट हो जाता है सरफेस एरिया, सेकंड हो जाता है टेम्परेचर, थर्ड हो जाता है ह्यूमिडिटी, फोर्थ होता है विंड। सरफेस एरिया से आपका देखिए जब ग्रेटर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रेजेंट है उसी अमाउंट को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। विंड कैसे हम अफेक्ट करता है, जब आप विंड को इंक्रीज़ करेंगे आपका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। यहाँ पे आपका सिंपली मीन्स है कि यहाँ पे 4 फैक्टर हैं जो कि हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है सरफेस एरिया। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम सरफेस एरिया और इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, आपका जो सनलाइट है यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है और यहाँ पे इवेपोरेशन भी तब मोर हो रहेगा। ज़्यादा इवेपोरेशन होगा जब आपको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो आपका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर में क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज, सनलाइट का आपका टेम्परेचर एकदम हाई हो गया तो आपका इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी, आपका बादल में पहले से ही आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है तो आपका जो यहाँ पे यहाँ पे जब जाएगा इससे आपका इवेपोरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आपके क्लाउड्स में पहले से ही आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है। आपके जब यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो ह्यूमिडिटी या फिर वाटर वेपर जाएगा आपके क्लाउड में तो जगह ही नहीं रहेगा इनको जाने के लिए, उसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो कि हमारी इवेपोरेशन को डाउन कर देता है। और आपका लास्ट आ जाता है विंड। विंड कैसे अफेक्ट करता है, विंड अफेक्ट करता है जब आपका विंड तेज़ होगा, विंड आपका फास्ट होगा तो आपका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप क्लॉथ को आप छत पे डाल के देख सकते हैं। 4 फैक्टर हमने समझा अभी क्या था। चारों फैक्टर, फर्स्ट था आपका सरफेस एरिया, सेकंड था आपका टेम्परेचर, थर्ड था आपका ह्यूमिडिटी, फोर्थ था आपका विंड। अब आपका आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है हाउ डज अ वेपोराइजेशन कॉजेस कूलिंग। कैसे आपका वेपोराइजेशन कूलिंग को कॉज करता है। लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दे एब्जॉर्ब द एनर्जी और हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। आपको यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कैसे आपका जब वेपोराइजेशन आपका कूलिंग कॉज करता है। आपका देखिए लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। कैसे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जो आपका एनर्जी लेटेंट हीट से जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो आपका लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेटेंट हीट कौन सा, वेपोराइजेशन वाला। दिस एब्जॉर्ब एनर्जी और हीट फ्रॉम द सराउंडिंग।
यहाँ पे आपको सिंपली बोला जा रहा है, आइए हम यहाँ पे समझा देते हैं। कोई भी आपका लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड, आपका कोई भी लिक्विड है, आपका जो लेटेंट हीट जा रहा है, वेपराइजेशन का लेटेंट हीट जा रहा है, उस एनर्जी को या फिर हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो एनर्जी आपका कहाँ से ले रहा है? आपका जो एनर्जी है वो आपका ले रहा है सराउंडिंग से। कहाँ से ले रहा है? सराउंडिंग से। आपका एनर्जी सराउंडिंग से ले रहा है। वही बात यहाँ पे लिखी थी, आपको समझ नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, liquid get converted into gas by absorbing energy in the form of latent heat of vaporization, and they absorb energy from surroundings। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पेज पे हमने क्या समझा, इस पेज पे हमने फैक्टर समझे जो कि हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर सरफेस एरिया, आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर आपका टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर आपका ह्यूमिडिटी, आप जब ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी आपको जब बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन नीचे डाउन हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। जब आप विंड को बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। यही आपके 4 फैक्टर थे जो आपके इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे। हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो कि हाउ डज अ वेपोराइजेशन कॉज कूलिंग। कैसे आपका वेपोराइजेशन कूलिंग को कॉज करता है। बाई लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस बाई एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ हीट इन फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे आपका सिंपली पढ़े थे लोग, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, गैस से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के हेल्प से, जो कि हमारे सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है लिक्विड। आज के क्लास में इतना ही था दोस्तों। आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग यहीं पे क्लोज होता है। फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।